उनको तो रोजगार दीजिए। आप यही दाल मंडी आप चौड़ा करने के नाम पर रोज आप लोग कर रहे हैं, प्रचार चला रहे हैं कि दाल मंडी तोड़ा जाएगा। ये कितने लोग, करीब 20,000 लोग वहाँ पर रोजगार 10%, 60% से ऊपर मतलब वहाँ पर गंदे पानी की आपूर्ति हो रहा है। इस पर कौन ख्याल करेगा? इस पर सरकार को ख्याल करना चाहिए। हम लोग समाजवादी भी काम करिए, मगर बनास में इसलिए बनास का सांसद नहीं बनाया गया था। बनास के लोगों की बड़ी उम्मीद थी, लोगों का बड़ा इनसे उम्मीद रहा है कि बनास में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर करीब 4 विश्वविद्यालय है बनास में, मगर इस बनास में इलाज कराने आते हैं। मतलब इतना दबाव रहता है बनास में, और अब सरकार कोई अस्पताल नहीं बना पा रहे। इसीलिए मतलब लोग लाचार होकर अपना जमीन जायदाद बेचकर, अपना सब बेचकर लोग केवल जब विधायक थे तो उस समय क्या था? नेताजी बहुत मेहनत करके समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया है। शुरुआती दौर में उनके साथ कोई नहीं था। वो एक एम्बेसडर गाड़ी में आप लोगों को जाया जाता है, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया जाता है, बसें लगाई जाती है, लोगों को घर से प्रलोभन देकर ले जाया जाता है। मगर अखिलेश जी आज आप सुनते हो, मगर शुद्ध पेयजल आम आदमी को नहीं मिल पाता। ये बड़ा अफसोसजनक है। और सबसे बड़ी चीज है, मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय सरकार को निवेदन करना चाहता था। आप टीवी में तो बयान दे देते हो, आप बोल देते हो, मित्रों नमस्कार। इंतजार की घड़ी आप लोगों की समाप्त हो चुकी है। तो जैसा कि आज हमारा जो कार्यक्रम आप लोगों के लिए तय था कि हम समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता महानगर अध्यक्ष श्री दिलीप बेग जी से आप लोगों को इस कार्यक्रम में रूबरू कराएंगे। तो चलिए आइए, जैसा कि हमारे अतिथि आज के दिलीप जी दादा आ चुके हैं हमारे आपके समक्ष, तो हम ज्यादा देर न करते हुए आप लोगों को पहले दादा से रूबरू कराते हैं। दादा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि लगातार हमारा ये कार्यक्रम NGO KMVS काशी मानव विकास समिति के द्वारा लगातार काशी वासियों को स्वच्छता के प्रति रूबरू कराया जा रहा है। तो कार्यक्रम शुरू होने के पहले, चूंकि आप हमारे अतिथि हैं, गेस्ट हैं, तो हम अपने दर्शकों की तरफ से आपका अभिवादन करते हैं दादा। नमस्ते। और जहाँ तक दर्शकों मैं दादा के बारे में अगर बताऊं, तो दादा के बारे में जब मुझे पता चला, हालांकि पता तो पहले से ही है, क्योंकि आप लगभग विधानसभा में 3 बार, क्यों दादा, मेरी 3 बार आप लड़ चुके हैं। तो दादा बहुत पुराने हैं। और जहां तक मेरा मानना ये है कि समाजवादी पार्टी को अगर कोई लाने वाला व्यक्ति है, तो आज हमारे सामने हम लोग के रूबरू दादा बैठे हुए हैं। और कहा जाता है कि प्राचीनतम छात्र, तो ये प्राचीनतम समाजवादी पार्टी के नेता है। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस बार दादा के जो कहा जाता है एक्सपीरियंस को देखते हुए वाराणसी संसदीय क्षेत्र में महानगर अध्यक्ष बनाया है। तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज के गेस्ट हमारे दादा हैं, तो मैं दादा से ही कहूंगा कि दादा आप छोटे से अपने परिचय के साथ अपनी ये शुरुआत करें। दादा, मैं दिलीप दे, अध्यक्ष वाराणसी समाजवादी पार्टी महानगर। वैसे तो मैं महानगर अध्यक्ष जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था,
सन 1992 से लेकर 2001 तक भी मैं अध्यक्ष रहा हूं समाजवादी पार्टी का। और पहला चुनाव विधानसभा का सन 1989 में मैं जनता दल से पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद सन 1993 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हो गया, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, उसमें मैं वाराणसी शहर दक्षिणी से प्रत्याशी रहा हूं समाजवादी पार्टी से। और अंतिम चुनाव मैं लड़ा हूं समाजवादी पार्टी से 2007 में समाजवादी शहर दक्षिणी से। पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के नीति, पार्टी के सिद्धांतों पर हम लोग अमल करने वाले लोग हैं। और राजनीति के अलावा भी हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के यहाँ भी हम पहुंचे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं, हम सामाजिक कार्यों में भी मैं बहुत ज्यादा जुड़ा रहता हूं। और आज भी शाम को 5 बजे हमारा एक सामाजिक बैठक है, साधन समर आश्रम बनारस में है, वहां पर 5 बजे बैठक है। तो ये कार्यक्रम मैं हमेशा करता रहता हूं। संजय जी ने आमंत्रण दिया था आज स्टूडियो में आने के लिए। मैं 2023 मार्च से भी फिर से पार्टी ने हमारे पर भरोसा जताया है। मैं समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष इस समय वर्तमान में हूं। और मेरा प्रयास रहता है कि पार्टी कैसे मजबूत बने। बनारस जो ऐतिहासिक जगह है, बनारस जो धार्मिक उसका स्वरूप है, उस स्वरूप में मैं अपने को कैसे फिट करूं, इन सारे विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि बनारस का आम आदमी, बनारस में पिछड़े से जो भी एकदम शोषित है, उन सारे लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करूं। ये मेरा प्रयास रहता है। निश्चित रूप से बनारस का जो आज हाल है, उससे सारे लोग मर्माहत है। क्योंकि काशी, मतलब जो भी काशी में पहले आते रहे, धार्मिक नजरिए से भी काशी का बहुत महत्व रहा है, राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्व रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान समाजवादी, राजनारायण जैसे नेता, कमलापति त्रिपाठी जैसे नेता, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे नेता बनारस के राजनीति में रहे हैं, राजनीति में अगुवाई किए हैं। और राजनारायण जी के सानिध्य में हमको राजनीति करने का मौका मिला, इसलिए थोड़ा सा छाप उनका है। और बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो दुनिया में जाना जाता है, यहाँ पर दुनिया से विद्यार्थी आके पढ़ने के लिए, वहां पर एक डी मजूमदार जी हुआ करते थे, बड़े छात्र नेता हुआ करते थे। उनके सानिध्य में भी हमको काम करने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद रहता रहा। तो हो सकता है उनका छाप, और वहां के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मार्कंडेय सिंह जी, उनका छाप हमारे पर रहा है, उनका सानिध्य मिलने का काम हुआ है। इसीलिए जो भी बनारस में, बनारस के स्वरूप बिगड़ जा रहा है, बनारस का जो हालत आज बिगड़े हुए हैं, उससे आप सारे लोग जितना दुखी हैं, उतना ही दुखी हम लोग भी रहते हैं। यहाँ से अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जो मतलब पूरे दुनिया में जो विख्यात था, BBC लंदन से भी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का चर्चा हुआ था। उस आंदोलन में मैं दर्जा 8 का स्टूडेंट रहा हूं, तब उस आंदोलन में मैंने भाग लिया था। और उस समय से ही राजनीति में हो, सामाजिक कार्यों में हो, आपके साथ रहता हूं, सुख दुख में आपके रहता हूं। और कोशिश करता हूं कि बनारस तब आम आदमी उसको कुछ राहत मिले, कुछ उनको सुख शांति से रह सके। मगर आज का जो परिस्थिति है, आज का जो स्थिति है, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, आलोचना करने की बात भी नहीं है, मगर तकलीफ होता है
बनारस मोक्ष के लिए बहुत जाना जाता है। पूरे दुनिया से बनारस में लोग इसलिए आते हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने और काशी में गंगा जी में नहाने का, उसका एक अलग महत्व है। मगर आज बनारस के जो पुराने बासिंदे हैं उन सारे बासिंदों को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। उन सारे बासिंदों का मकान तोड़ दिया जा रहा है, विकास के नाम पर उनको विस्थापित किया जा रहा है। ये बहुत दुखदायी है और इससे हम सारे लोग बहुत दुखी हैं। आज बनारस का जो व्यापार रहा है, बनारस में काले पंखे का पूरे हिंदुस्तान में बनारस से काला पंखा का सप्लाई होता रहा, मगर आज बनारस में काला पंखा का काम करीब करीब समाप्त हो गया है। बनारसी साड़ी जिसके लिए पूरे दुनिया में विख्यात है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका सब जगह मतलब यहाँ की साड़ी यहाँ मतलब जाता रहा, उस साड़ी पर आज अंकुश लग गया है। आज बनारस में जो भी साड़ी थोड़ा बहुत बनता है, जो भी व्यापार थोड़ा होता है, वो सूरत से मंगाया जाता है। इसलिए यहाँ की जो मुख्य काम है बनारसी साड़ी, वो अभी आज खराब हो गया है। आज उसमें मतलब लोग जो लगे थे वो सारे आज बहुत भुखमरी के कगार पर है, बहुत विषम परिस्थिति में है। निश्चित रूप से इसके लिए मतलब सरकार को ख्याल करना चाहिए। बनारस में काला बत्तू का काम होता था, बहुत जबरदस्त काम होता था, मगर वह काला बत्तू का काम आज करीब करीब समाप्ति पर है। बनारस में लकड़ी खिलौने का काम बहुत होता था, मगर आज मतलब लकड़ी के खिलौना का काम भी करीब करीब समाप्त पर है। बनारस में आज कुछ भी उद्योग धंधे नहीं है। कहने के लिए कहते सरकार कहती है मैं उद्योग लाऊंगा, मगर छोटे छोटे उद्योग बनारस के जो छोटे उद्योग हैं उन उद्योगों पर आज विराम सा लग गया है। आज मतलब हस्तकला जो बनारस का बहुत प्रसिद्ध रहा है, उन हस्तकला पर आज विराम लग गया है, क्योंकि लोगों को मतलब काम करेंगे उसका पैसा नहीं मिलता, उसका लोगों को सम्मान नहीं मिलता, सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। सरकार देखिए 2014 से सरकार बनी है, मगर आज तक बनारस के विकास, यहाँ के प्रधानमंत्री जी यहाँ के बनारस के मतलब बनारस से ही वो चुनाव जीतते हैं, सांसद है यहाँ के, और मतलब इस मुल्क के अच्छा है, बड़ा बनारस का सौभाग्य है कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनारस का सांसद है, हमारा सांसद है। मगर हम जितना चाहते रहे कि बनारस में हथकरघे का जो विकास हो, बनारस के हैंडलूम का जो विकास हो, वो आज तक नहीं हो पाया। बनारस में आज भुखमरी का स्थिति है, लोग भुखमरी के कगार पर है। कोई यहाँ पर छोटा छोटा जो मतलब हस्तकला उद्योग है वो आज करीब करीब समाप्ति पर है। इसलिए अब बनारस को मोक्ष का साधन बनारस है, मोक्ष का जगह बनारस है। कितना बनारस का एक कहावत पुराना रहा है, रार सार सीरी सन्यासी इनसे बचे तब सेवे काज। आज कहाँ बनारस में सार है, आज कहाँ बनारस में सन्यासी है, आज कहाँ बनारस में रार दिखाई देते हैं। हमको याद है हम लोग छोटे रहे उस समय बनारस में ये जो पक्के महल की गलियां हैं या बंगाली टोला गलियां हैं, उन गलियों में जब भी आप चले जाते रहे तो यहाँ पर रार लोग आते रहे। ऐसा नहीं है कि वो कोई भिखारी रहे हैं, वो उनके बड़े बड़े विद्वान लोग होते रहे हैं, उनके लड़के कोई जज होता रहा, कोई प्रोफेसर होता रहा, कोई डॉक्टर होता रहा, कोई इंजीनियर होता रहा, मगर वह सारा मोह माया छोड़ के बनारस में काशी वास करने आते रहे, काशी से मोक्ष पाना चाहते रहे। मगर आज वो सारे ऐतिहासिक चीजों को, उन सारे पौराणिक चीजों को वो आज समाप्त किया जा रहा है। इससे सारे बनारस के लोग दुखी है। आज यहाँ पर जो पुराने लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ दिया जा रहा है विकास के नाम पर। हम कहीं विकास करिए, विनाश मत करिए। विकास के नाम पर आप विनाश कर रहे हैं। लोगों को पहले स्थापित करिए, विस्थापित करने के पहले लोगों को पहले स्थापित करिए। 100 साल से लोगों का मकान बना हुआ था, आप तोड़ दे रहे हैं उन मकानों को विकास के नाम पर। उनको कहीं तो पहले स्थापित करिए, उनको तो रोजगार दीजिए। आप यही दाल मंडी आप चौड़ा करने के नाम पर रोज आप लोग कर रहे हैं, प्रचार चला रहे हैं
कि दाल मंडी तोड़ा जाएगा। ये कितने लोग, करीब 20,000 लोग वहां पर रोजगार करते हैं, कम से कम 4,000 परिवार वहां पर अपना रोजी रोटी चलाता है। उन परिवारों को क्या होगा, उस पर भी कभी सोचना चाहिए। बनारस में कोई विकास नहीं है, घर से निकले तो जाम रहता है, हर समय जाम रहता है और इसका कोई सही उपाय नहीं हो पाता। और बनारस के प्रधान सांसद, यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी है, यहाँ पर विकास होना चाहिए। यहाँ पर नगर, आप गलियों में चले जाइए, गडोलिया सिर्फ बनारस नहीं है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर सिर्फ बनारस नहीं है। यहाँ पर गलियों के जो हाल है, सारे गलियां टूटे फूटे हैं, सीवर बह रहे हैं, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, घर में सीवर युक्त पानी आ रहा है, मल युक्त पानी आ रहा है, घरों में सप्लाई हो रहा है। इस पर कोई भी नहीं कर, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक लोग हैं वो भी इस पर कुछ नहीं कर पाते। और न तो यहाँ के सांसद जिनसे बड़ी उम्मीदें थी काशी के लोगों को, आज उनको हताशा हुआ है। काशी के जो वोटर है, मूलभूत वोटर है, उनको हताशा हुआ है। आप काशी में खाली इसको पौराणिक स्थल न रहकर इसको पर्यटन स्थल आप बना दे रहे हैं। पर्यटन काशी का वो नहीं है, काशी पौराणिक जगह है। इस पर कम से कम सरकार को ख्याल करना चाहिए। इस सरकार को काशी के लोगों के विकास के लिए कम से कम, जो लोग आते हैं गलियों में चले जाते हैं, गलियों का हालत इतना खराब है, सारे खरंजे उखड़ गए हैं, पत्थर उबड़ खबर है, सीवर का पानी बह रहा है, सफाई ठीक से नहीं है। सफाई गडोलिया तो बहुत अच्छा होता है, दिन में 3 बार होता है, गडोलिया, दशाश्वमेध, चौक दिन में 3 बार होता है, मगर गलियों में कभी कूड़ा उठता है कि नहीं, इस पर भी कोई ख्याल करे, इस पर भी कोई सरकार ख्याल करे, नगर निगम के अधिकारी ख्याल करे। कितना बार लोग जाते हैं, पीने का पानी गंदा आ रहा है, इसकी शिकायत करके ले जाते हैं, मगर कोई भी शुद्ध पेयजल, बनारस से कम से कम 60% से ऊपर लोग, जिनके अपना बोरिंग है अलग बात है, नहीं तो जहां नगर निगम से, जल संस्था से जहां पानी की सप्लाई होती है, 70% 60% से ऊपर मतलब वहां पर गंदे पानी की आपूर्ति हो रहा है। इस पर कौन ख्याल करेगा? इस पर सरकार को ख्याल करना चाहिए। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम इस पर बोलते हैं। कहा जाता है कि हम विपक्ष के लोग हैं, मगर विपक्ष भी मतलब कहा जाता है कि जमहूरियत का एक बहुत बड़ा अंश विपक्ष होता है। अगर विपक्ष सही नहीं रहेगा तो कोई चीज, कोई जमहूरियत, लोकतंत्र खतरा हो जाएगा, जमहूरियत खत्म हो जाएगा। इसलिए मतलब हमारे जो आजादी मिला है, जो इतने लोग कुर्बानी दिए इस आजादी के लिए, उस तरह की आजादी हम लोग को नहीं मिला है। बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, सोशल मीडिया में कुछ भी बोल दीजिए, मगर सच्चाई ये है कि आज जो आजादी के लिए हम लोग, हमारे पूर्वज लोग कुर्बानी दिए हैं, वो आजादी हम लोग को नहीं है। आज 10,000 रुपया का रोजगार मिलना मुश्किल है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ काम नहीं है तो आप चाय बेचना शुरू करिए, आप कुछ भी काम करिए। मगर बनारस में इसलिए बनारस का सांसद नहीं बनाया गया था। बनारस के लोगों की बड़ी उम्मीद थी, लोगों का बड़ा उनसे उम्मीद रहा है कि बनारस का बड़ा विकास होगा, बनारस दुनिया में बनारस को जाना जाएगा। मगर क्योटो नाम पर बनारस का गुजारा जा रहा है, ये बहुत उचित नहीं है और इससे लोगों में बहुत हताशा है। आम आदमी आज जितने भी बुनकर रहे हैं पलायन कर रहे हैं। कहा क्यों? कोई साउथ चला जा रहा है, कोई गुजरात चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ भुखमरी है, यहाँ कुछ काम नहीं है। मतलब आप कभी अमेरिका से और जापान से बनारस की तुलना करते हैं, अगर क्योटो की बात करते हैं, एक बात बता दो, जापान में लोग कम हैं, काम ज्यादा है। यहाँ पर काम लोग ज्यादा है, यहाँ काम कम है। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ लोग भुखमरी के कगार पर है और उसका कोई सही अगर नहीं, रोज हमारे मुख्यमंत्री जी रोज बोलते हैं, ये योगी बाबा रोज बोलते हैं कि इतना विदेशी लोग आएंगे, इतना उद्योग लगेंगे, खाली जमीन ये अयोध्या में हुआ, अयोध्या बना, सारे जमीनें हड़प ली गई, गरीबों का, आम आदमी का सारी जमीनें हड़प ली गई। किसको दिया गया? अपने चाहते लोगों को दिया गया। और यहाँ भी बनारस में आप चौक इलाके में चले जाइए,
बड़े बड़े गद्दी रहे सारे गद्दी खत्म हो गए, सब कहीं ना कहीं विस्थापित हो गए। तो इस पर खाली बनारस में सवेरे का नाश्ता चाय इसलिए बनारस नहीं है, खाली पर्यटन के लिए बनारस नहीं है। बनारस में उद्योग धंधे लगने चाहिए, बनारस में छोटे छोटे उद्योग लगने चाहिए, जिससे कि बनारस के लोगों को हाथ मिले। यहाँ पर अमूल का कारखाना, अमूल का हुआ, यहाँ पर स्थानीय लोगों को कोई काम नहीं मिला। यहाँ भेल कारखाना है, स्थानीय लोगों को मुश्किल से 15% लोगों को काम मिला हुआ है, सब बाहरी लोग आके यहाँ पर बसाया जाता है। तो इससे बनारस का विकास नहीं होगा। बनारस के लोगों को हताशा है, बनारस के लोगों के लिए मतलब बहुत ही दुखदायी है कि ये सरकार इतनी लंबी लंबी घोषणा करती है, इतना लंबे लंबे भाषण होते हैं, मगर बनारस के लिए कुछ भी नहीं होता। बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर करीब 4 विश्वविद्यालय है बनारस में, मगर इस सरकार के बनने के बाद न तो कोई बड़ा मतलब स्वास्थ्य उस पर भी कोई काम हुआ, कोई बड़ा मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हॉस्पिटल छोड़ दिया जाए तो कोई कायदे का हॉस्पिटल बनारस में नहीं है। पूरा पूर्वांचल और बिहार का बहुत सारा हिस्सा के लोग यहाँ पर बनारस में इलाज कराने आते हैं। मतलब इतना दबाव रहता है बनारस में, और अब सरकार कोई अस्पताल नहीं बना पा रहे, इसीलिए मतलब लोग लाचार होकर अपना जमीन जायदाद बेचकर, अपना सब बेचकर लोग इलाज कराते हैं प्राइवेट नर्सिंग होमों में। और नर्सिंग होमों पर भी सरकार की कोई बंदिश नहीं है, सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। लूट मचा है एकदम। दवाई का इतना महंगा है, खाने की चीज नहीं है, सारा सामान। आज तेल का क्या कीमत हो गया है, कितना बढ़ गया है, महंगाई इतना बढ़ गया है। आटा चावल आदमी खाएगा क्या? आदमी कम से कम खाली पेट भरने के लिए महीने में कम से कम 15-20 हजार रुपया लगना चाहिए। सरकार न काम दे रही है, न लोगों का उद्योग है, लोग इसलिए भूखमरी का शिकार है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। बनारस में बच्चे देखिए, बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार है। इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए आप सारे लोगों से आज मैं रूबरू इसलिए हुआ हूँ, हमारा उम्मीद है आपसे कि आप इस पर सोचे, मंथन करें, साथ दें। और ये जो नगर निगम का काम हो रहा है, जल संस्थान का काम हो रहा है, ये बिजली का बात है। बिजली मतलब सब चीज बेच दे रहे हैं सरकार, मतलब रेल बेचने पर आतुर है, ये हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, जितने भी एयरपोर्ट है सब बेच दे रहे हैं। और अभी चर्चा है, बेचारे हमारे साथी लोग पावर हाउस में, बिजली दफ्तर में जो लोग काम करते हैं, वो लोग बहुत दिन से आंदोलन चला रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइजेशन ना हो, ये निजीकरण ना हो, ये सरकारी चले। सरकार को पता नहीं क्या हुआ है, जब से आए हैं तब से सारे चीज खाली बेचने पर लगे हैं, कोई चीज नया नहीं बन रहा है। कम से कम बनारस में एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए, एक अच्छा अस्पताल बनना चाहिए। आज का सुपर स्पेशलिटी का जमाना है, कम से कम एक बड़ा अच्छा अगर अस्पताल बने तो स्वास्थ्य के नजरिए से भी बड़ा काम होगा। एक अच्छा विश्वविद्यालय बनारस में बनना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय महावाना जी बना के गए, उसके बाद से बनारस में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना है। एक बढ़िया केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा में बनारस के लोगों को, बनारस के बच्चों को बाहर जाना पड़ता, कोई बंगलोर जा रहा है पढ़ने के लिए, कोई गुड़गांव चला जा रहा है पढ़ने के लिए, कोई नौकरी के लिए सूरत चला जा रहा है। तो इन सारे लोगों, सारे उस पर बिंदु पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय संजय जी के साथ मैं हूँ, तो इनका जो भी विचार, जैसे कि भाई सही है, ये जो मंच है, मंच पे बोलने की सभी की आजादी है, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि दादा, जैसे कि इस कार्यक्रम का जो मूल रूप है उसमें ये है कि काशी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सफाई। ठीक है, तो सफाई को हम लेकर इस मंच को साझा करेंगे, और मैं आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से एक बार निवेदन कर दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपने सवाल लाइव कार्यक्रम में कर ले। तो सवालों का जवाब हम लोग लास्ट में वो देते हैं आपके माध्यम से। जो भी सवाल आएगा उसका हम लोग लास्ट में वो जो भी सवाल हो, चाहे जो भी
जैसा भी सवाल होगा उसके जवाब हम लोग लास्ट में वो देते हैं। इसके साथ साथ मैं दादा ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप बहुत समाजवादी पार्टी के पुरातन हैं, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का फाउंडर हम लोग, फाउंडर एक तरीके से आप यहाँ के फाउंडर हैं। जब फाउंडर रहे हैं तो उस समय नेताजी से आपकी मुझे लगता है कि अच्छे से रूबरू होती रही। क्या उनके व्यक्तित्व थे, क्या विचार थे, उसके बारे में थोड़ा सा साझा करिए। और क्या आपको अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी में आपने इंटरेस्ट जगाया? ठीक है, जब हम लोग राजनीति में आए, जी व्यक्तिगत रूप से जब मैं राजनीति में आया था, जी मैं दर्जा 8 का छात्र रहा हूँ। जी अंग्रेजी हटा आंदोलन में हम राजनीति से जुड़े हैं और उसके बाद मतलब हम सारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक हम जो शिक्षा मिला है, कभी हम लोग ये उम्मीद लेकर नहीं आए। हम 3 चुनाव हारने के बावजूद आपके साथ हमेशा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपके सुख दुख में कोशिश करता हूँ कि मतलब आपके साथ हमारा रहे। मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बनारस जब से हम जानते हैं, मतलब बनारस में आंदोलन बढ़ गया, सरकार के ऊपर अंकुश आंदोलन से होता है। हम लोग ये सोच रही है, बनारस काफी सारे राजनीतिक दल जो वर्तमान में सरकार में है, वो लोग भी पहले आंदोलन करते रहे, सरकार के गलत कामों का विरोध होता रहा। और आज हिटलरशाही इस चरम सीमा पर है। कोई भी आदमी अगर विरोध करेगा, सरकार का विरोध नहीं होता है, विरोध होता है गलत कार्यों का। और सरकार को उस पर सोचना चाहिए कि यह शख्स क्यों विरोध कर रहा है, तो उस पर काम करना चाहिए। मगर आज हिटलरशाही टाइप का मामला है। आज कोई भी अगर विरोध करता है तो उसके ऊपर मुकदमा ला दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको गैंगस्टर लगा दिया जाता है। अपराध, राजनीतिक व्यक्ति अपराधी होता है क्या? राजनीतिक व्यक्ति कोई अपराधी होता है? जो मूल रूप से राजनीति में है वह कोई अपराधी होता है क्या? मगर सरकार द्वारा बुलडोजर का भय दिखाकर, जेल का भय दिखाकर, गैंगस्टर का भय दिखाकर, मतलब रासुका लगाने के भय दिखाकर लोगों को जो आंदोलन हो रहा है तो उसको कुचलने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से ठीक नहीं है और इसका दूरगामी परिणाम बहुत खराब होंगे। इस सरकार के ये जो राजनीतिक दल आज सरकार में है, कोई जिंदगी में कोई भी आता है सबका अंत होता है, इसका भी अंत होगा, इन लोगों का भी अंत होगा। मगर एक चीज बता दे, अंत बड़ा भयावह होगा। आप आम लोगों को कुचलने का काम करोगे, आप जो अपने बाप को उठा रहे हैं उनको कुचलने का काम करोगे, तो इसका दूरगामी परिणाम बड़ा भयावह होगा। इस बात को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ। बनारस में संजय जी ने कहा कि स्वास्थ्य के बारे में कहा इन्होंने कि स्वास्थ्य नहीं, पहले दादा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नेताजी के जो विचार थे उसके बारे में थोड़ा। नेताजी का विचार क्या बताए? नेताजी तो कभी विदेश यात्रा तो उन्होंने शायद कभी किया, वो जिंदगी में शायद 1 बार या 2 बार विदेश गए। वो अंग्रेजी, मतलब उनका अंग्रेजी हटा आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और वो बोलते रहे कि जब देश आजाद हो गया हमारा, तो उसमें हमारी राष्ट्रभाषा जब हिंदी है तो सारा काम काज हिंदी में होना चाहिए। उस संसद में कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोले। इस देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, इतना बड़े पद पर रहे हैं, मगर कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोलते रहे, हमेशा हिंदी में बोलते रहे। और रक्षा मंत्री रहने के साथ उन्होंने इतना बड़ा काम किया, पहले कभी नहीं था। उनके समय हुआ है कि जो सेना शहीद होते रहे उनके घर में डेड बॉडी जाना, उनको सम्मान देना, ये मतलब माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में हुआ है। दूसरा एक बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ है। 2 मिनट में यही बनारस के व्यापारी लोग गए थे कि सर ये चुंगी हम लोग के लिए बहुत बड़ा परेशानी होता है, चुंगी में बहुत लूटपाट होता है और 2-3 कभी माल हम लोग का चुंगी में फंस जाता है। तो उन्होंने 2 मिनट में फैसला लिया और उस दिन से उत्तर प्रदेश में चुंगी समाप्त कर दिया। ये कम बड़ा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। आज टोल टैक्स लिया जा रहा है, सड़कें ठीक है, हम सड़कों का मतलब जितना हाईवे बहुत ठीक है, हम उनका आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो जो अच्छा चीज है उसका आलोचना नहीं किया जाता। मगर जो अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं उस समय जो
मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेस उनका वो था, आगरा एक्सप्रेस वे, आज मतलब लड़ाकू जहाज वहां पर उतर सकता है, इतना बढ़िया आगरा एक्सप्रेस वे है। मतलब आप गाड़ी में बैठे बैठे चाय पी सकते हैं, मगर वैसा रास्ता नहीं बन रहा है, इसका अफसोस है। मगर ठीक है, हाईवे बन रहा है, मगर थोड़ा इसका भी शहरों का भी विकास होना चाहिए। जैसे दादा, जैसे कि जब नेताजी वाराणसी आते थे जी, शुरुआती जब वो विधायक जी, जी, केवल जब विधायक थे, तो उस समय क्या था? नेताजी बहुत मेहनत करके समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया है। शुरुआती दौर में उनके साथ कोई नहीं था। वो एक एम्बेसडर गाड़ी में, आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, वो एक एम्बेसडर गाड़ी में यही पूर्वांचल को साधते रहे रोज सवेरे। उनका गाड़ी में डिक्की में मतलब एक बोरा में पूरा खाने का बर्तन, भोजन का बर्तन रहता रहा, और एक बिस्तर का रोल रहता रहा उनके उसमें एम्बेसडर में। और मतलब वो कहीं भी तैयार रहते रहे कि हमको कहीं भी रात गुजारना पड़े, मगर हम समाजवादी पार्टी को खड़ा करेंगे, लोगों के आवाज को बुलंद करेंगे। लोगों के आवाज के लिए वो लड़ते रहे, लोगों के लिए लड़ते रहे, और आज समाजवादी पार्टी इतना चरम पर पहुंच गया। उसके बाद कई बार सरकारें बनी हम लोग की, नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसलिए मतलब वो आपकी मतलब आम जनता के साथ जुड़े रहते रहे। और बनारस में तो मतलब पूरा पूर्वांचल को वो यहीं से साधते रहे। मतलब हमारा उनका सानिध्य बहुत रहा है, सब लोग जानते हैं। बहुत प्रेम देते, प्यार देते रहे। बहुत हम जो पार्टी को बनाने के लिए हम लोग का पूरा कभी सरकार बने ना बने इसका कभी हम फिक्र नहीं किए हैं। हमको सरकार, आप बनारस के सज्जन लोग हैं, आप बनारस के दर्शक है, श्रोता है, आप कभी नहीं बता सकते। ये दिलीप डे पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि दिलीप डे ने किसी से 10 रुपया लिया हो इस ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए, या कोई है। तो ये नेताजी इसलिए हमको मानते रहे कि ईमानदार आदमी है, इनकी सोच रही है। हम लोग राजनीतिक सोच के लोग हैं, और राजनीति में कभी भी राजनीति को धंधा या व्यापार बनाने का काम हम लोगों ने नहीं किया। और सरकार रहे न रहे, अपने आवाज को बुलंद करना, जैसे मैंने बताया आज के परिस्थिति में, मतलब इतनी बात बताया। बनारस में अगर थोड़ा सा, ये बनारस में हमको यहाँ आने में 5 मिनट विलम्ब हो गया, मैं विलम्ब नहीं करता, इसलिए विलम्ब हो गया तो बनारस में जाम मिला, रास्ते में जाम मिला। आज छुट्टी का दिन है तब भी जाम है। तो ये जाम की समस्या को खत्म करना चाहिए, इसके लिए सही सोच होना चाहिए। खाली बोल देने से नहीं होता है, ये स्वास्थ्य के लिए भी होना चाहिए। शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। क्यों नहीं शुद्ध पेयजल मिलता है भाई? आप इतना पैसा आप बर्बाद कर रहे हो, बड़े बड़े अधिकारियों को बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा से आप घूमते हो, मगर शुद्ध पेयजल आम आदमी को नहीं मिल पाता। ये बड़ा अफसोसजनक है। और सबसे बड़ी चीज है, मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय सरकार को निवेदन करना चाहता। आप टीवी में तो बयान दे देते हो, आप बोल देते हो कि दवा सस्ती होगी, मगर नेताजी का नारा रहा है कि शिक्षा पढ़ाई मुफ्ती होगी, स्वास्थ्य सस्ती होगी। तो इस पर आप लोग कोई काम नहीं करते हो। दवा का दाम पिछले 1.5 साल में कम से कम 25% दाम बढ़ गया है। इस पर कोई नहीं, क्यों दाम बढ़ जाते हैं? क्यों बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा दिया जाता है? इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज आम आदमी भोजन नहीं मिल रहा है, उनको स्वास्थ्य के लिए उनको दवाई सस्ते में नहीं मिल रहा है, और रोज उनके साथ लूट हो रहा है। दादा, जैसा कि 27 आने वाला है, वो संगठन लेवल पे क्या आप लोगों की जो तैयारी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई किसी का समय कभी भी खत्म हो सकता है, मतलब रात है तो दिन भी है, एकदम आएगा, ठीक है। तो संगठन लेवल पे क्या कुछ तैयारियां हैं? चूंकि आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं तो थोड़ा बहुत संगठन से लेवल से भी बात कर सकते हैं। और संगठन में आपकी क्या है, क्या मतलब 27 में क्या तैयारी है, क्या ऐसी चीजें करके आ रहे हैं कि जो आम जनमानस को आप में इंटरेस्ट पैदा हो? देखिए, एक चीज बता दें, आज उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का पार्टी समाजवादी पार्टी है। अभी
2023 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी को 34 सीट मिला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्टी है और गठबंधन को, इंडिया गठबंधन मिला के 41 सीट पर हम लोग हैं। जो लोग बोलते रहे कि उत्तर प्रदेश में 80 में 60 सीट 70 सीट का दावा करते रहे, आज वो लोग हताश है, मायूस है। सरकार को निश्चित रूप पर एक जान लीजिए, आम आदमी ने मन बना लिया है, लोगों ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट हुकूमत को जितना जल्दी हटा सकते हैं। अगर चुनाव आज की तारीख में हो जाए तो समाजवादी पार्टी का सरकार बन जाएगा, समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जब भी चुनाव हो, हम लोग को पूरी तैयारी है, संगठन पूरा तैयार है, हम लोग बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने बूथ प्रभारियों को हम लोग उस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि जो गलत तरीके से बूथ को कब्जा कर लिया जाता है या मतलब फर्जी वोट डाला जाता है, उसको रोक लगा जाए। आपको मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूँ, आज बनास में हमारे पार्षद जरूर कम है, मगर उसके पीछे बहुत बड़ा इतना मैनेज करके मतलब वोट डलवाया गया, गलत वोट डलवाया गया, गलत तरीके से गिनती करवाया गया, जिससे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे अच्छे नेता कार्यकर्ता चुनाव हार गए। इसका अफसोस है, मगर सरकार बनेगी, हम लोग ईवीएम का विरोध करते हैं और जब भी सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी तो ईवीएम जरूर हटेगा, बैलेट से जरूर चुनाव होगा, इस बात की मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। दादा, जैसे कि आप महानगर अध्यक्ष हैं, आप सीनियर हैं, पूरे मैं वाराणसी की अगर बात करूं तो शायद एक रामा यादव जी थे, जी रामा यादव जिला अध्यक्ष, हाँ रामा यादव जी भी थे और डी मजुमदार जी जो बता रहे थे वो होते थे। अब आपकी मैं बात करूं, आज आप हैं और एक तरफ देख रहे हैं कि एक नवयुवकों की एक लॉबी है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए एक चीज बता दें, क्योंकि एक गरम दल और एक नरम दल नहीं, उत्तर प्रदेश में संगठन की एक पहचान होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा चीज है जी, मतलब अब मुख्यमंत्री जी भी आते होंगे, आप लोग जाते होंगे, आप लोग उनका फीडबैक लेते होंगे कार्यक्रम का। अब हम अपने पार्टी के लिए नहीं कर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऐसे नहीं, माननीय अखिलेश जी जहाँ जाते हैं, बनास में आते हैं, हम रहे न रहे, मतलब पुराने लोग रहे न रहे, कम से कम 16 साल से लेकर 30 साल तक के नौजवान एकदम उनके पीछे दीवाना है, उनका व्यवहार ऐसा है, उनका मिलनसारिता ऐसा है, वह नौजवानों के लिए आवाज उठाते हैं। इसलिए आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान पूरा, और उत्तर प्रदेश का बाहर भी, बिहार भी अभी गए थे, बिहार में, महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई गए थे, नौजवान एकदम उनके पीछे दीवाना है, नौजवान उनके पीछे एकदम अपना जान में सवार करने के लिए तैयार रहता है। वो इसलिए कि नौजवानों की आवाज है आज की तारीख में माननीय अखिलेश यादव जी, जो एक जमाने में किसानों का आवाज मतलब माननीय मुलायम सिंह को माना जाता था, चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर किसानों की आवाज कोई उठाते रहे, मजदूरों की बात कोई उठाता रहे, तो वो माननीय मुलायम सिंह जी रहे। आज यहाँ पर सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, पर मगर एक चीज हम ईमानदारी से करना चाहते हैं, आप भी जानते होंगे भीड़ जुटाने के लिए कैसे भीड़ जुटाया जाता है, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया जाता है, बसें लगाई जाती है, लोगों को घर से प्रलोभन देकर ले जाया जाता है, मगर अखिलेश जी आ जाते हैं। आज अखिलेश जी आ जाए तो 1,50,000 भीड़ के लिए मोहताज नहीं है। वो बनारस में एयरपोर्ट में आते हैं तो एयरपोर्ट में मतलब क्या होता है आप लोग भी जानते होंगे, पत्रकार लोग जानते होंगे, मतलब एयरपोर्ट में कम से कम 10,000 नौजवान लड़के बिना कोई सूचना के, बिना कोई इंतजाम के उनके स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है और ये आज बदलाव का एक स्वरूप है और इससे हम लोग आकलन करते हैं कि बदलाव तो निश्चित होगा और 2027 हो या उसके पहले हो, जब भी जिस दिन भी चुनाव होगा निश्चित रूप से सरकार का बदलाव होगा, इस बात को मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। चलिए दादा, बहुत अच्छी बात है और हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन जैसा कि सवाल मेरा वही का वही रह गया कि
मेरा ये सवाल था कि चूंकि आप एक है नरम दल और एक है गरम दल, तो नरम दल गरम दल को कैसे मैनेज करता है? क्योंकि कभी कभार एक पार्टी लेवल पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल दिया जाता है, और जिसका खामियाजा बड़ी मतलब आपके राष्ट्रीय कमेटी या प्रदेश कमेटी उसको भुगतती है। तो उसको कैसे आप अपने महानगर लेवल पे मैनेज करते हैं? देखिए, एक ही बता दें, जी हम लोग शुरू से जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जी सामाजिक व्यक्ति हैं। कौन क्या कर, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का युग है। और देखिए, लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है, जैसे हम महानगर अध्यक्ष, हमसे बड़ी उम्मीद है लोगों का, खास तौर से नौजवान पीढ़ी का, और हर समय वह पूरा करना संभव नहीं होता। तो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, आरोप प्रत्यारोप कर देते सोशल मीडिया पर। मगर एक बात सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप थूकोगे ऊपर करके तो थूक अपने ऊपर ही गिरेगा। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी इतना मेहनत करते हैं, सारी पूरी पार्टी इतनी मेहनत कर रही है, और आप खाली सोशल मीडिया में अगर बयान देकर आप पार्टी को वो करोगे, कमजोर करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो भी बात करना हो आप बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो लखनऊ जाता होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे मिलते नहीं होंगे। हम तो बताते आम आदमी, मामूली से मामूली आदमी, मतलब कोई गरीब से गरीब लड़का भी होगा, अगर माननीय जिसे कहता है कि फोटो खिंचाने के बाद माननीय जी हंसते हंसते उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं। कुछ अगर तोहफा दिल लेके आओ, तो मतलब चाहे अंग वस्त्रम हो, चाहे कोई तस्वीर हो, चाहे गुलदस्ता हो, ले जाते हैं कोई, तो माननीय जी उसको लेते, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको हंसते हंसते लेते हैं। इसलिए बड़ी मेहनत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी, ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं पार्टी के लिए, ये निश्चित रूप से मतलब उस पर ख्याल करना चाहिए। और सारे लोगों को देखिए, एक ही बता दे, अपने पार्टी के साथियों से भी मैं करना चाहता हूं, ये जो सरकार है, ये इनका आदत है कि कुचलने का। आप जब तक मुट्ठी में ताकत होता है, अंगुली में ताकत नहीं होता। जब मुट्ठी तान कर आप नारा लगाओगे, आवाज दोगे, तो निश्चित रूप से इस सरकार में परिवर्तन होगा, ये सरकार जाएगी। इसी विश्वास के साथ हम संगठन चलाते हैं, और हम सबको समझाते हैं कि भाई आप हमेशा हम नहीं रहेंगे, मतलब परिवर्तन सृष्टि का एक वो है, अभिन्न अंग है, हम भी हटेंगे, आप आएंगे। मगर आप अगर आओगे और आप अगर अपने नए पीढ़ी को अगर यही अच्छा नई शिक्षा दोगे, तो निश्चित रूप से आपको भी उसी तरह झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा निशाना होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए, एकदम चिड़िया की एक आंख पर निशाना होना चाहिए कि ये सरकार जो मतलब अत्याचार कर रही है, ये जो भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, मतलब इतना लोग मायूस है, इतना परेशान है, उस लड़ाई में सब कोई कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और आम लोगों की यही उम्मीद भी है, आम लोगों का, आम जनों का उम्मीद है कि सारे लोग मिलकर एक साथ इस सरकार के इस हुकूमत के खिलाफ काम करे। मतलब हमारा यह सोच है। चलिए दादा, जैसा कि ये कार्यक्रम का एक अभिन्न एक अंग हम लोग समाप्त कर चुके हैं, आपके बारे में और आपके संगठन के बारे में बातें हो गई, और अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सेशन में, जिसमें हम लोग जो हमारे काशी मानव विकास समिति द्वारा ये एनजीओ केएमबीएस प्लेटफॉर्म को निर्माण किया गया है कि हम काशी के लोगों को, चूंकि हम आप सभी काशीवासी हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं काशीवासी है, तो ये संस्था काशीवासियों तक ये बात पहुंचाने के लिए अपना ये प्लेटफॉर्म डाली है। अब संजय जी, एक मिनट रोक रहा हूं, जी बताइए। देखिए, संजय जी मतलब संजय प्रजापति जी बहुत अच्छा वो चला रहे हैं, और हम थोड़ा इनसे क्षमा चाहते हैं। ये 1 महीना से प्रयास में हमको कहते रहे, मगर इतनी व्यस्तता है और बीच में थोड़ा अस्वस्थता भी रही है। मतलब आज भी
हमारी 3 मीटिंग जी। है। 2 मीटिंग पार्टी कार्यालय में है, महिलाओं का और फ्रंटल अध्यक्षों का, उसके बाद और हमारा सामाजिक काम मैं पहले का चलाऊं, जी। सामाजिक हमारा एक बैठक एक कार्यक्रम है, जी। तो व्यस्तता रहती है। और हर समय हम लोग मीडिया में नहीं आ पाते। जी, जी। हम कोशिश करते हैं कि प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जी। मतलब उनके साथ लोगों के साथ मिल सके, जी। मगर उसके लिए मैं क्षमा चाहता जी। हूँ। और आपसे आप मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे जी, हैं, जी। आप लोगों आवाज बने हैं। जी। मतलब एक कहावत जी, है जी। कि जमहूरियत का, जी। लोकतंत्र का एक खंभा आप है, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा आपसे निवेदन इतना ही रहेगा कि अच्छी बात, अच्छी सोच से, मतलब जो कोई प्रलोभन में, क्योंकि आज सबसे बड़ा तकलीफ है मीडिया के कुछ लोगों से कि वो लोग मतलब सरकार के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, मगर वो नहीं होना चाहिए। आप सही बात आम जनों तक पहुंचाए, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। आइए दादा, हम लोग चलते हैं कि ये है मंदिर से निकलने वाले निर्माल्य। दादा, सबसे बड़ी समस्या है, इस पे हम लोगों ने बहुत, चूंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं, मंदिरों से निकलने वाले जो माला है उसकी सारी जिम्मेदारी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको रखने और सारी डिस्पोज करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, ठीक है। लेकिन हम अगर कहीं भी चले जाएं तो यहाँ पे देखा जाए तो पैर से वो माला को कुचला जाता है। क्या आपके हिसाब से ये सही है? देखिए, धर्म हमारी आस्था है जी दादा। हमारे घर में भी पूजा पाठ होता है, हम भी सवेरे पूजा पाठ करते हैं, और माला हमारे यहाँ भी घर से भी निकलता है। जी। और हम समझते हैं 80% लोग, कुछ लोग माला को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसे फेंक देते हैं, मगर 80% लोग उसको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से प्रवाह करते हैं, या उसका वो करते हैं, उसको मतलब जैसे कहीं पेड़ के नीचे रख देते हैं, गड्ढा को में रख देते हैं, जिससे कि वह मतलब आस्था में कहीं असर ना पड़े। मगर इतने बड़े मंदिर, विश्वनाथ मंदिर है, आज इतने बनारस में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, सारे मालाएं निकलती है, उसको उसका डिस्पोज नहीं हो पाता, वह पैर से कुचला जाता है, फेंक दिया जाता है, पूरा में फेंक दिया जाता है, तो ये बहुत खराब लगता है। नहीं, विश्वनाथ मंदिर में तो जहां तक बात है कि आईटीसी को उन लोगों ने वो दे दिया है, लेकिन ज्यादातर विश्वनाथ मंदिर तो एक बड़ा मंदिर है, वो वहां पे वो डिस्पोज करने के लिए कर दिया। लेकिन आप देखा जाए तो बनारस में तमाम बहुत, संजय जी आपको बता रहे, विश्वनाथ मंदिर में भी जी मालाएं, जब भीड़ होता है तो मालाएं रख दिया जाता है, लोगों का पैर, लोग उस पर कुचलते हुए चले जाते हैं। बाद में भले ही सफाई जब होता है तो होता है, मगर बनारस में खाली विश्वनाथ मंदिर नहीं, चाहे आप केदार जी हो, चाहे हमारे हम तिलवानेश्वर में रहते हैं, तिलवानेश्वर का मंदिर हो, सारे मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर हो, संकटा जी का मंदिर हो, बनारस मंदिरों का जगह है। बनारस तो आप चलते रहिए, मतलब आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग आज भी बनारस में मंदिरों के बारे में नहीं, इतना आध्यात्म है यहाँ पर। मगर उन सारे चीजों का व्यवस्था नगर निगम को करना चाहिए। जो मूल विषय है कि जहाँ से माला निकालता हो, हम भी भाई कहीं वो नहीं होता तो हमारा एक आश्रम है बगल में, उसके पेड़ के नीचे रखवा देते हैं। कभी कभी कोई ज्यादा हो जाता है तो कोई पोखरे में उसका प्रवाह करा देते हैं, विसर्जन करा देते हैं। हम फेंकना नहीं सीखे हैं, हम इधर उधर नहीं फेंकते। हम भले ही समाजवादी है, समाजवादी सोच के है, मगर आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो धर्म का व्यापार करने वाले लोग हैं, ये जो झूठ बोल का व्यापार करते हैं धर्म का, उनसे कम से कम 100 गुना हम लोग बेहतर है, आस्था वाले हैं, आस्थावान है। माननीय अखिलेश जी के ऊपर इतना टीका टिप्पणी होता है, मगर वो मतलब दिखावा वाला आस्था नहीं है, दिल का आस्था है। ये अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है, हर महीने में मंगलवार को, ज्येष्ठ महीने के मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है, उनके घर के सामने लंगर चलता है, गरीबों के लिए लंगर चलता है, वो कुंभ में जाके डुबकी लगाते हैं। तो आस्था हमारी है, हम चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको अपना धर्म आस्था है, होना चाहिए, मगर उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। उसको लोगों को भय दिखाकर कि तुम जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो हिंदू नहीं होगा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और नगर निगम से मेरा खास तौर से, जो संजय जी का विषय रहा है, कि नगर निगम से हमारा खास तौर से हुआ है, आप बहुत
पैसा आपको मिलता है आज तारीख में सरकार से, और हम लोग का टैक्स भी आप गलत तरीके से, हम तो बोले नहीं क्योंकि देखिए वो एक विषय नहीं था, ये मकानों का टैक्स जिस तरीके से गलत तरीके से बढ़ा दिया जा रहा है, कहते कि सर्वे हुआ है, सर्वे में ये है, तो ये गलत है। जो भी हो वो अलग विषय, उसको कभी बोलेंगे। मगर आज कहना चाहते हैं कि इतना पैसा आप टैक्स ले रहे हो लोगों से, इतना सरकार पैसा दे रही है, और वो खाली आप मतलब गलत काम में उड़ा दे रहे हो। और बनास का, चाहे वो बनास का मेयर हो, कोई हो, बनास का मेयर तो खासी अपने बनास का ही बासिंदा है, मगर उनको कोई बनास के सफाई के बारे में उनको कोई वो नहीं है। वो खाली अपने कुर्सी और उसी मस्त रहते हैं कि क्या हो, मतलब हो रहा है, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसका कोई नहीं है। कभी अखबार में बयान दे देंगे, इसके अलावा कोई नहीं है। तो मैं करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा नगर निगम के अधिकारियों से, मेयर साहब से, कि कम से कम बनास की सफाई के दृष्टि से, बनास में शुद्ध पेयजल के नजरिए से काम करें, जिससे कि काशीवासी सब कुछ राहत महसूस कर सके। आइए दादा, ये है स्वच्छ काशी बनाने में हिंदू देवताओं के जो चित्रों की वॉल पेंटिंग शहरों में है, वो चर्चा में है। जहां तक देखा जाए तो ज्यादातर जगह पे हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को बनाया गया है। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि लोग वहां पे पेशाब तक करते हुए देखे गए हैं। क्या इसके लिए क्या? देखिए, एक बात तो मैं शुरू से ही इसका विरोधी हूँ। इतना पैसा, जितना पैसा इस दीवार के पेंटिंग में क्यों इस तक का मतलब फालतू खर्चा किया जा रहा है, किसको दिखाने के लिए खर्चा किया जा रहा है, ये मैं नहीं जानता। मगर अभी देखिए, अभी कल या परसों भी रहा है, पूरे शहर में जहां भी गड्ढे हैं वो है, उसको कपड़े से ढका जाता है। अरे क्या ढाकोगे? अरे आप नंगे हो, नंगे ऊपर कपड़ा पहनते हो तो ठीक है, जो विकास हो रहा है उस पर आप नहीं करोगे, आप उसका सही विकास नहीं करोगे। आप कपड़े में ढक के, राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसको कहीं गलियों में सफाई नहीं हो रहा है, शुद्ध पेयजल नहीं हो रहा, तो ये नगर निगम का काम तो सही तरीके से होना चाहिए। बीडीए मतलब खाली उनको लुटाई से मतलब है, क्या हो, कहाँ क्या बन रहा है, कोई बनास का स्वरूप नहीं है, सही स्वरूप नहीं है। जिसको जैसे हो रहा मकान बना ले रहा है, विकास प्राधिकरण वाले अपना वो कर रहे हैं। तो ये सब बनास को सही तरीके से, एक बड़ा शहर, अच्छा शहर, आप दुनिया में इसकी चर्चा करते बनास का, उस बनारस को कम से कम हमारा निवेदन है नगर निगम से, विकास प्राधिकरण से, और खास तौर से बनारस के जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, उसमें सांसद जी भी आते हैं, वो आप देश के प्रधानमंत्री, उससे बड़ी उम्मीद है कि बनारस को स्वच्छ बनाइए, बनारस के लोगों को स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ रखिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बनारस के लोगों को बेरोजगारी से उनको ऊपर करिए, उनको रोजगार कैसे मुहैया हो, ये सोच आपको होना चाहिए। खाली मतलब सवेरे से खाली चाय बेचने वाला ही अगर बनारस में रहेगा तो ये बनारस का विकास नहीं होगा। बनारस में रेस्टोरेंट से खाली विकास नहीं होगा। बनारस में उद्योग धंधे चाहिए, बनारस में हस्तकला उद्योग चाहिए, बनारस में बनारसी साड़ी का विकास चाहिए, बनारस में घर घर में शुद्ध पेयजल हो, उसके लिए विकास चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आपसे मतलब आपका भी समर्थन चाहते हैं, आप भी उसमें थोड़ा सा साथ दीजिए। संजय जी। आइए दादा, अब हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे। सांस के साथ अंदर जाने वाली प्लास्टिक के कण शरीर में कहां कहां पहुंचते, किस तरह की हो सकती है गंभीर समस्याएं। फिर इसके बाद है चिंताजनक, मनुष्य के शरीर में हर हफ्ते चले जाते हैं 5 ग्राम तक प्लास्टिक के कण। इसके बाद हम लोग आते हैं पानी नहीं जहर पी रहे हैं। 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बीमार हो रहा इंसान साल भर में आप निगल रहे हैं 2 प्लास्टिक की थैली। हैरान करने वाली ये है स्टडी। इसके बाद ये है 1 लाख तक का फाइन और जेल भारी पड़ेगा प्लास्टिक से बनी इन 19 वस्तुओं का इस्तेमाल। जानिए क्या है यहाँ। जैसा कि दर्शकों, मैं अपने एनजीओ KMBS चैनल पे ये सारे वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं
दादा से मैं इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ कि चूंकि प्लास्टिक एक गंभीर समस्या है, अभी मैंने स्लाइड में आपको बताया कैंसर तक की बीमारियां होती है, भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया है, 1 लाख तक की फाइन हो सकती है, जेल आप जा सकते हैं, ये सारी बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लास्टिक बिक रहा है, वो कैसे बिक रहा है? संजय जी, एक बात आपसे कहूँ, जी जी ये कभी कभी दफ्तर से निकल के लोगों को प्रताड़ित करना, प्लास्टिक उनका उठा लेना, 1 लाख तक का फाइन लगा देना, जुर्माना लगा देना, ये अनुचित है। ये निरंतर प्रक्रिया है। आम भाई दफ्तर में आप इसके लिए विभाग बना हुआ है, इसके लिए सारे नगर निगम की जिम्मेदारी है। कम से कम कभी एक बहुत बड़ा बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, चाहे बना कहीं भी गलत तरीके से बना मकाने बन रही है, 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल, 8-8 मंजिल, और जब कोई घटना होता है तो उसी समय खाली वो प्रताड़ित किया जाता है। क्यों नहीं अधिकारियों को पकड़ा जाता है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो देखते, जो तनख्वाह मिलता बड़ा बड़ा तनख्वाह, वो कभी देखते नहीं है, कभी उस पर रोक नहीं था। प्लास्टिक का ही बात आपका है, मुख्य बात है प्लास्टिक। बहुत आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए हम लोग भी घर से बाहर जाते हैं, कहाँ का पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे। हम लोग बोतल का पानी पीते हैं, मगर जानते हैं कि बोतल का पानी कब का होगा, कितना दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले का होगा, उसमें कितना जीवाणु होगा। मगर मजबूरी है कि साफ पानी मिलता नहीं। लोगों को अगर साफ पानी मिलने लगे तो प्लास्टिक का बोतल बिकना बंद हो जाए। और प्लास्टिक से तो बहुत नुकसान है, मतलब इसका जितना भी विरोध किया जाए कम है। प्लास्टिक में लोग चाय ले आते हैं, प्लास्टिक में लोग सब्जी ले आते हैं, खाना बना हुआ सब्जी ले आते हैं, तो वो सब बहुत नुकसानदायक है। इस पर सरकार को निरंतर कार्यक्रम बनाना है, इस पर अधिकारियों को निरंतर थोड़ा मोबिलाइजेशन रखना है, घूमना है। लोगों को खाली डंडा से नहीं लोगों को आगे जाता, लोगों को डंडा के साथ साथ लोगों को प्रेम से भी समझाना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा ये तुम्हारे हित की चीज नहीं है, तुम्हारे अहित की चीज है इसमें। तो लोग ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं, मगर मजबूरी होता है भाई। काम ऐसा होता है जब उसका कोई विकल्प अगर सही हो जाएगा, सरकार के लोग अगर सही विकल्प करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि बनारस के साथ साथ पूरा देश में ये प्लास्टिक ये खाली बैन करने से नहीं होगा, ये निरंतर प्रक्रिया है, इस पर काम करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। आप बनारस शहर मुंडा शहर हो गया, आपको मालूम है, इस पर भी आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। अभी इतना बड़ा एक दिन गया विश्व पर्यावरण दिवस, मगर दुर्भाग्य है बनारस में मैं घूम रहा था, जोगी जी का उस दिन जन्मदिन था, संयोग से बड़े बड़े होर्डिंग जोगी जी के लिए उनके स्वागत के लिए शहर में दिखाई दिया, मगर शहर के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि 10 को पेड़ नहीं लगाया। मतलब फर्जी कर दिया जाएगा इतना 30 लाख में पेड़ लग गया। शहर में कम से कम पेड़ लगने चाहिए। प्रदूषण अगर रोकना होगा तो पेड़ पौधे लगने चाहिए, तो नहीं तो मतलब ये विश्व पर्यावरण दिवस हो रहा है और बहुत सारे वो चल रहा है, तो उसी में प्लास्टिक में बैन होना चाहिए, सारे चीज होना चाहिए। इस पर काम निरंतर प्रक्रिया है, ये प्रयास होना चाहिए। हम लोग भी प्रयास करते हैं, हम भी 2-4 जगह जहाँ होता है हम लोग पेड़ लगाते हैं, साल में कम से कम 4 बार 5 बार कार्यक्रम करते हैं, कोशिश करते हैं। मगर जो सरकार के प्रतिनिधि है उनका जिम्मेदारी ज्यादा है, उनको इस पर काम करना चाहिए। जैसे दादा कि मैं आपके लेवल से, चूंकि आप संगठन के यहाँ के अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं, और मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा एक मैसेज आपके संगठन को जाए कि चाहे जिसकी भी सरकार हो, अगर कोई भी चीज हमारे अहित कर रहा है, अगर उस चीज को बैन कर दिया गया है तो हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि मेरे जितने भी 10 पहले के जितने भी लोग हैं, उन्होंने मुखर होके छोटे छोटे जो व्यवसायी है उनका उत्पीड़न करना बंद करने के लिए कहा है। साथ ही कि अगर जो प्लास्टिक से बने हुए फैक्ट्रियां हैं उसको क्यों नहीं बंद करा रही है सही बात सरकार। तो आप सबसे पहले उस फैक्ट्रियों पे बैन लगाइए
उस फैक्ट्रियों में बनना बंद हो जाएगा तो आना ही बंद हो जाएगा। वो जितने भी, चाहे वो विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के प्रतीक गुप्ता हो, चाहे वो अजीत सिंह बग्गा जी हो, चाहे वो तिलक राज हो, भाजपा के तिलक राज हो, चाहे वो राघवेंद्र चौबे हो, जितने भी लोग हमारे वक्ता आए उन्होंने एक ही बात कही कि फैक्ट्री को बंद करना चाहिए। अब वो फैक्ट्री को बंद करने का जिम्मेदार कौन है भाई? एक आम आदमी तो जाएगा नहीं, वो जाएगा नगर निगम। अब नगर निगम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके बारे में भाई आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, और आपके सामने मैं एक छोटी सी संस्था में अपनी बातें कर रहा हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि भाई ये चीज आपके लिए नुकसान है, आप इसको यूज मत करो, और अगर आप यूज करोगे तो आपके ऊपर ये पेनाल्टी भी सरकार ने रख दिया है। सरकार ने पेनाल्टी तो तय कर दी है, ब्यूरोक्रेट काम कर लेंगे नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की हाल वो है कि वो काम करेंगे नहीं, वो आप ही को पकड़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से अपने संगठन में ये चीज की थोड़ी आप मैसेज कन्वे कर दे कि जो प्लास्टिक को यूज ना करे, क्योंकि प्लास्टिक से दादा कैंसर हो रहा है, यहाँ तक कि लोग नपुंसक तक हो रहे हैं, माए बाजे हो रही है। यहाँ तक का मेरे पास मेरे चैनल पर रिसर्च है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार निवेदन कर दे अपने संगठन के दर्शकों को। संजय जी आपको जानकारी है जानकारी होगा, मतलब दिमाग से उतर गया होगा। समाजवादी पार्टी के लोग ही चाइना मंजा कितना उससे नुकसान होता, कितने लोग जाने जाते जी। अभी गर्दन नहीं कटा होता तो ये जो पुलिस वालों का गर्दन कटा तब जाकर नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग इसका विरोध किए। समाजवादी पार्टी के लोग घर दुकानों में दुकान घूम घूम के कहे कि आप मांझा चाइना मांझा मत बेचिए। समाजवादी पार्टी के लोग घर घर अपील किए कि चाइना मांझा। सवाल है कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी, सरकार खाली उत्पीड़न चाहती है, मतलब जो बेचेगा छोटा दुकानदार। अरे क्यों आप जहां से माल आ रहा है वहां क्यों नहीं रोके? जहां से प्लास्टिक बन रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, अरे आपको मालूम है कहाँ प्लास्टिक बन रही है, आप वहां पर क्यों नहीं रोक रहे? आप अपने सुविधा से काम करते हो और आप लोगों को प्रताड़ित करते हो। छोटे दुकानदार को, चाय वाला, पान वाला, बिस्किट वाला, मतलब जो छोटे रेस्टोरेंट है उनको आप प्रताड़ित करते हो। उनको सब्जी वाले मान लीजिए प्लास्टिक रखे, कितना प्लास्टिक आधा किलो रखेंगे, हम उनके तरफ से वकालत नहीं कर रहे। अगर उसमें वो कर दोगे, आप वहां से बनना रोक दोगे, ये आतिशबाजी आता है, आतिशबाजी पर रोक है, मगर आतिशबाजी बनता है, आतिशबाजी आता है बाहर से, यहाँ तो बनता नहीं, बाहर से ही आता है। तो सरकार इन सबों पर काम नहीं करती। सरकार खाली गरीबों का मतलब मकान बन जाएगा 8 बजे, उसके बाद मकान क्यों बन गया, आज अधिकारी जो है वो चले जाएंगे। कभी नहीं पूछा जाता कि ये गलत काम हुआ, इसमें अधिकारी को कैसे जिम्मेदार ठहराएगा, ये काम नहीं होता। सरकार अगर इस पर प्लास्टिक जहाँ से बनता हो वहाँ रोक लगा दे, ये जो आतिशबाजी जहाँ बनता हो वहाँ रोक लगा दे, चाइना मंजा टाइप के जो भी चीज नुकसानदायक है वो सब पर रोक लगा दे, बैन लगा दे, तो निश्चित रूप से मतलब आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, चाइना मंजा के लिए अभी कम से कम 15 दिन तक लोग घूमे हैं, आंदोलन किए हैं, विरोध किए हैं। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, वो जागरूक है और जागरूक, मगर हमारा संसाधन सीमित है, हमारे पास सोर्सेस कम है, मगर सरकार के पास सोर्सेस कम रहता है, सरकार के पास संसाधन पूरा रहता है। सरकार जिस दिन मन बना लेगा कि नहीं प्लास्टिक अब बनने नहीं देना है, तो कैसे बन जाएगा? सही बात। सरकार जिस दिन चाह जाए कि आतिशबाजी बनेगा नहीं, तो कैसे? अब दिल्ली में आतिशबाजी बैन है, जहाँ सरकार है आतिशबाजी बैन है, मगर दिल्ली में पटाखा छूटता है ना, तो क्यों होता है? इसलिए ये गलत है, सरकार को ऊपर कदम उठाना। अपने संगठन को संदेश दे दे कि प्लास्टिक को यूज ना करें। नहीं, हम अपने संगठन से सभी साथियों से हमारा निवेदन किया है कि कोशिश करिए कि प्लास्टिक लोगों को समझाइए, प्लास्टिक ना उपयोग ले। ये चाहे प्लास्टिक हो, चाहे चाइना मंजा हो, चाहे कोई भी चीज हो इस टाइप का, ये जो मतलब नुकसानदायक है आम जन को, जो जिससे नुकसान होता हो उस पर मतलब काम करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी हम लोग सामाजिक तरीके से काम करते हैं, तो हम लोग को यह काम करना चाहिए। हमारे सारे लोगों का आह्वान करता हूँ कि लोग जागरूक होकर इस पर काम करें।
दादा, जैसा कि ये चैनल लगातार आप लोगों के माध्यम से लोगों को मैसेज दे रहा है कि प्लास्टिक कितनी भयंकर चीज है, ये वो ऐसा साइलेंट किलर है जो हमारे घर के किचन तक घुस गया है और हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में ये सबसे पहले किल करता है, हमारे बच्चों और बुजुर्गों को। ऐसा ऐसा रिसर्च हमारे चैनल पे है जो आप देखेंगे तो लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो साइलेंट किलर है, मतलब आप समझिए कि एक चाय की दुकान पे जाइए और आज कुल्हड़ नहीं, कुल्हड़ ना लेके उसमें प्लास्टिक में पीते हैं। ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं। तो कुछ हमारे चैनल के बारे में भी कहना चाहेंगे दादा, क्योंकि अब वाइंड अप की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नहीं, मैं तो पहले ही बताया, फिर बता देना हूँ। आप बहुत अच्छा प्रयास आता है। मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं क्षमा भी मांग लिया कि मुझे पहले ही आना चाहिए था, मगर समय का अभाव रहा नहीं पर बीच में यही जो आप बता रहे हैं थोड़ा अस्वस्थ भी हो गए थे सर्दी जुकाम में। और डॉक्टर इसमें सबको बोल रहे हैं कि जो आप लोग से भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क लगाकर चलिए, क्योंकि डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि मास्क लगाकर रास्ते में चलने के लिए। हम सब खास तौर से उम्र दराज लोग मतलब इनको मतलब इसका ख्याल रखना चाहिए। और संजय जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप एक जागरूक मतलब मीडिया के मतलब एक जागरूक मीडिया वाले हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि समय समय पर आपके हमारी मुलाकात होती रहेगी और हम आपके बीच में समय समय पर आते रहेंगे। कभी और कोई किसी चर्चा को लेकर कभी आएंगे। बिल्कुल। मैं एक चर्चा आपके माध्यम से चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ सभासदगण भी हैं। तो मैं एक मीटिंग आपके कार्यालय पे ही चाहूंगा कि अगर आपको उचित हो कभी हमें न्योता दीजिए तो हम अपने दल के साथ आए, तो सारे सभासदों से उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अगर आप अपने सभासदों के साथ जो सभासदगण हैं उनको आप इनवाइट करें, मैं अपने दल बल के साथ आता हूं और उनकी बातें एकदम खुले मंच के तरीके से वो रखी जाएंगी और मैं उनके एक एक जो उनके वार्ड है मैं पर्सनल घूमूंगा, उस वार्ड की सारी जो भी फुटेज होंगी उस पर मैं काम करूंगा। ये मैं आपकी तरफ से निवेदन करता हूं कि अगर आप एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, अगर वो कर देते हैं तो काशी की जनता के लिए जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि प्लास्टिक को बैन करना है, स्वच्छ बनाना है, क्योंकि स्वच्छ काशी बनेगा तभी स्वस्थ बनेगा काशी। तो आइए मित्रों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि अध्यक्ष जी से मैं लगातार 1 महीने से टच में था और मैं दर्शकों आपसे बता दे रहा हूं कि मैं लगभग 1 महीने बाद अपना ये एपिसोड डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि मैंने भी तय कर लिया था कि जब दादा आएंगे तभी मैं इस शुरुआत करेंगे। हालांकि बहुत लोग लाइन में लगे हुए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि दादा की मैं जो सोच है और निहायती इनके बारे में मुझे जो फीडबैक मिला बहुत अच्छा मिला। और कहा जाए पार्टी राजनीति अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दादा बहुत अच्छे हैं। मतलब आप समझिए कि कभी भी जाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि अरे ये महानगर अध्यक्ष 3-3 बार के विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। कहीं कोई ईगो नहीं है। दादा से मेरी जब भी बात हुई, दादा कुछ बाहर भी थे, थोड़ा सा व्यस्तता भी हुई। फिलहाल दादा आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे इस प्रयास में भी हमेशा आप शामिल रहिएगा। तो दर्शकों, जैसा कि अब हम लोग अपने बाइंड अप की तरफ चल रहे हैं और हमेशा से मैं कहता हूं कि देखिए आज की जो चर्चा हुई है, हालांकि चर्चा में ज्यादातर दादा ने अपनी बातें कही हैं, क्योंकि खुला हुआ मंच है, आप अपनी बातें कर सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म का एक ही कहना है कि आप किसी की बुराई मत करिए, आप अपनी अच्छाई जितना कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि हमारे में दम रहेगा तो हम जरूर आएंगे। ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि काशी मानव विकास समिति लगातार जो प्रयास कर रही है आप तक पहुंचाने के कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है,
इसलिए आज जो ये प्रस्तुति बनी हुई है, आज इस प्रस्तुति को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर दादा से अगर आपके कोई भी और भी बता, अच्छा हाँ, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कुछ कमेंट आए हैं कि नहीं। दादा कुछ कमेंट आए हैं, उसका थोड़ा सा आपको जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड में फ्रेम पे ले लेता हूं दादा को। अजय देव रॉय जी हैं, दादा की जय हो। जय हो बोल लीजिए दादा। जय 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 जय। दादा बहुत सुंदर बोले हैं। मदन गोपाल गोस्वामी जी। मदन जी, थोड़ा आपसे मुलाकात इधर 5-6 साल से नहीं है, मगर कभी कभी मुलाकात होता रहा। आप भी सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, अच्छा है। सामाजिक कार्य में आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम लोग को सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि जो जो मतलब परेशानियां है उसको दूर करने के लिए। धन्यवाद। अतीक अहमद उर्फ एरिस, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, दिल्ली डे दादा जिंदाबाद। अतीक भाई आपका शुक्रिया। मतलब जो हम लोग को मिलकर प्रयास करना होगा, जो भी यहाँ पर समस्या है उसे अधिकारियों से मिलकर, अधिकारियों को भी हमें निवेदन है, अधिकारियों से भी मेरा निवेदन, अगर कहीं हमारी बात को सुन रहे हो तो उनसे भी हमारा निवेदन, थोड़ा जागरूक होकर, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके अगर समय देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। उत्कर्ष यादव जी ने लिखा, दादा की जय हो। धन्यवाद उत्कर्ष। जैसा कि मित्रों, अब हम लोगों ने आपके जो प्रश्न या सुझाव कुछ तो आए नहीं, आप लोगों ने खाली बस दादा की जय की है और ये की। देखिए दर्शकों, ये कार्यक्रम ऐसा है कि हम किसी भी मुद्दे पे हम दादा से रूबरू हो सकता है कभी कभार हमें दादा से काम है लेकिन दादा से हम भेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस मंच का भी इस्तेमाल करके दादा से अपनी सवाल जवाब वो कर सकते हैं। और दादा चूंकि हमारे साथ बैठे हुए थे तो आपको जवाब देना भी इनको पड़ता। तो मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि इस प्रस्तुति को आप अपने तक मत रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और चलते चलते हमेशा मैं कहता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा। जी संजय जी, जब भी कभी बाद में जी होगा मतलब हम रहेंगे और लोगों से ये निवेदन भी रहेगा कि जो आज विचार मतलब हुआ, विचार विमर्श हुआ, उस पर लोग थोड़ा सा सचेत हो, लोग थोड़ा सा जागरूक हो। क्योंकि काशी में अधिकारी खास तौर पे है, काशी में जाम की समस्या या काशी में स्वास्थ्य की समस्या, ये सब जो समस्या, शिक्षा की समस्या, इन सब पर अधिकारी लोग भी अगर थोड़ा ध्यान देंगे, साथ साथ सरकारें भी ध्यान देगी तो बड़ा विकास होगा। ये चर्चा उसको सफल तब माना जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। तो मित्रों, जैसा कि दादा ने अपने चलते चलते भी बातें समाप्त कर दी हैं, तो आज दादा की कई मीटिंगें हैं। मैं दादा का समय बहुत ज़्यादा जाया नहीं करूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की ये प्रस्तुति मैं आपसे समाप्त करने की अनुमति लेता हूँ, लेकिन मिलूंगा एक और प्रस्तुति किसी विशेष अतिथि के साथ। तो मित्रों, जैसा आप प्यार दुलार बनाए हैं वैसे ही आप प्यार दुलार हमारे साथ बनाए रखिएगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की मैं कड़ी को विराम दे रहा हूँ।